नमस्ते। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक महीना हो गया आज, 30वीं प्रस्तुति, और अखिलेश गुंदाचार्य जी हमारे मेहमान, जाने माने पखावज वादक, ध्रुपद परंपरा से जुड़े हुए। कविता जी आपका स्वागत है, सुनीता जी आपका स्वागत है, शुभम का स्वागत है, विक्रमादित्य गुप्ता जी का स्वागत है, जाह्नवी का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे मेहमान 6:05 पे आएंगे। अखिलेश जी, मैंने उनसे कहा। तब तक मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। वे भोपाल में रहते हैं। और सीरज जी आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार। सीरज सक्सेना जी बहुत बड़े चित्रकार और शिल्पकार, मेरे दोस्त दिल्ली से ज्वाइन हुए हैं। वो आने वाले 2 दिन में हमारे मेहमान भी होंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज अखिलेश गुंदेचा जी से हम बात कर रहे हैं। वे गुंदेचा बंधुओं के तीसरे भाई हैं। उमाकांत जी, स्वर्गीय रमाकांत जी से छोटे, और पखावज वादन से जुड़े रहे हैं। निवेदिता, नमस्ते, आपका स्वागत है। सुरुचि जी आपका स्वागत है, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। कुछ ही देर में अखिलेश जी आने वाले हैं। वे डाकर घराने की ध्रुपद परंपरा से जुड़े हुए हैं। और नमस्कार जी, कमला जी आपको नमस्कार करते हैं। उनकी एक सघन ट्रेनिंग बचपन से ही उस्ताजिया फरीदुद्दीन डागर और डागर घराने के और भी जो मूर्धन्य कलाकार उनके बीच हुई है, और वे आ गए हैं। मैं उनको जोड़ लेता हूँ। आगे की बात हम उनसे ही करें तो ज़्यादा सार्थक होगा। अखिलेश भाई नमस्कार। नमस्कार सुनील भाई। कितना शानदार इंटरनेट कनेक्शन दिख रहा है, एकदम बढ़िया, सफा, साफ अच्छा, सुथरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मेरे को सुन पा रहे हो ना, मेरी आवाज? मैं आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज कैसी आ रही है? बहुत अच्छी, पूरा बहुत ठीक है, अच्छा, क्लियर है आवाज भी और दृश्य भी। ठीक है। आपका आपका दृश्य बहुत भी बहुत स्वागत क्लियर। है। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं आज बातों बातों में भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी। भाईचारे में से हट कर लिया जाता है ना, जिद करके कि आओ आ जाओ। क्योंकि जी जी। बहुत कई बार कोई शुरुआत की जाती है तो अपनों की बहुत जरूरत होती है। वही लोग वाह, दरअसल नैया पार लगाते हैं। नहीं नहीं, ये और आपका प्रेम। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे लग नहीं रहा था कि आज 1 महीना हो गया है अखिलेश जी। जी जी, वाह, बधाई आपको। हाँ, आपके आगमन से 1 महीना पूरा हुआ। इसकी। ये जरूर है कि इस पूरे लॉकडाउन के समय में आ, जी हमने मतलब इसकी प्रेरणा भी मुझे बम्बई से मिली। कुछ जो सिंगर थे उन्होंने आपस में एक सिलसिला शुरू किया था। वहां तो ये भी होता है ना कि वो एक शहर या मोहल्ले में रहकर भी लोग मिल नहीं पाते सालों। जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ। उन्होंने फिर इसमें एक सिलसिला शुरू किया, और उसमें फिर 2 कलाकार लोग लंबी लंबी बात करते थे, और उनके साथ जी जो उनके मित्र मित्र थे वो जुड़ते थे। तो जी इस तरह से मुझे लगा कि क्यों ना मैं कैसी पहल करूं जो कलाकारों साहित्यकारों से जुड़ के हम उनके जीवन और सृजन को लेकर एक संवाद करें। जी। तो ये फिर चल पड़ा है। बहुत और सुंदर। इसमें अच्छा अभी चल पड़ा बहुत है। सारे इंस्टाग्राम पे साहित्य। आने के इंस्टाग्राम पे आने के बाद कुछ मैंने आपकी बातचीत सुनी है, बहुत अच्छी रही है। आज आपके कार्यक्रम में भी उमा डोगरा जी हैं मुंबई से, कथक। उन्होंने कल कहा था कि मैं रहूंगी। नमस्कार डॉक्टर उमा कमला जी। डॉक्टर कमला शंकर जी हैं बनारस से। कमला कमला जी नमस्ते। कविता द्विवेदी जी हैं ओडिसी की नृत्यांगना, दिल्ली से। नमस्ते कविता जी। कविता जी नमस्कार। और ऐसे ही बॉम्बे से हैं डॉक्टर सुरुचि मोहता, वो सिंगर है, आप जो आपके गुरुकुल में उस दिन आई थी। मोहता जी आई थी जी। हाँ।
तो ऐसे लगभग काफी लोग इस पर उपस्थित हैं। इंदौर से निवेदिता है, वाह कथक की डांसर है। वाह सुंदरलाल मालवीय जी है उज्जैन से। वाह। तो ये एक, और अभी आपके मित्र भी इसमें, पंडित बालकृष्ण अय्यर भी ज्वाइन हुए हैं इसमें। पंडित जी को नमस्कार। जी जी। तो ज्यादा लंबा औपचारिकता में ना पड़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक पूरा परिवेश जो ध्रुपद के, जिसके पूरे सीरज सक्सेना जी भी आ गए, सीरज भाई नमस्कार। एक पूरा परिवेश जहाँ पर कड़कड़ में ध्रुपद, उसकी प्योरिटी, जी उसकी एक एक ध्वनि और गूंज और स्वर जहाँ पर रहा हो, वहां पर आपने सांस ली, बड़े हुए। जी। ये सब आपकी चेतना में वो समय क्या रहा जब आपको लगा कि ये पूरा वातावरण कितना प्योरिटी से भरा है और कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें कुछ आना चाहिए, कुछ करना चाहिए? सुनील भाई, शुरू में तो हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, हम उज्जैन के हैं। जी जी। तो हमारे पिताजी उज्जैन में शिक्षक थे। जी। और दोनों भाई भोपाल आ चुके थे 1981 में बस सीखने। हाँ हाँ। मैं उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था। मैंने शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन से हाँ। वोकल में बीम्यूज किया, और साथ ही साथ लॉ कॉलेज माधव कॉलेज जो है उज्जैन का, जी वहाँ से मैंने बीकॉम और एलएलबी किया। जी। जी। तो जब मैं स्कूल में था तब ये बात करीब 1980 की है। उस्ताद जियाउद्दीन डागर का कार्यक्रम कालिदास समारोह था। और उस समय उनके साथ पखावज बजाने पंडित श्रीकांत मिश्र, जो मेरे गुरु हैं, हाँ हाँ। वो आए थे। जी तो कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा हुआ था वो। जी। और जब मैंने पंडित श्रीकांत मिश्र की पखावज सुनी, मैंने कहा यार, पखावज का नाद जो है हाँ। वो ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत आकृष्ट हुआ उस नाद से। जी फिर सोने पे सुहागा ये रहा कि अगले दिन उस्ताद साहब और पंडित श्रीकांत मिश्र हमारे घर भोजन पे आए। हाँ। और भाई लोगों ने कहा कि तुम्हें पखावज अच्छा लगा, तुम्हें पखावज इनसे, पंडित श्रीकांत मिश्र से पखावज सीखना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा शुभ से शीघ्रम। तो मैंने गुरु जी से निवेदन किया कि मैं, आप तो भोपाल में हैं, पंडित श्रीकांत मिश्र भोपाल ध्रुपद केंद्र में थे हाँ। और मैं उज्जैन में था। तो बोले, बच्चा मैं तुम्हारे लिए बनारस से एक पखावज बनवाता हूँ, हम्म, वो जब आ जाएगी तब तुम भोपाल आके मुझसे सीखना शुरू करो। वाह वाह, क्या तो बात। कुछ महीना 2 महीना बाद उन्होंने बनारस से मेरे लिए एक पखावज बनवाई। जी जी। और मैं उज्जैन से भोपाल आके और उनसे सीखना शुरू किया। और मैंने करीब 1 साल ये सिलसिला चला होगा। महीने में करीब 7 दिन या 15 दिन के लिए भोपाल आता मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी हाँ चल रही थी, परिवार भी था उज्जैन में। हाँ। तो मैं महीने में कभी 7 दिन, कभी 15 दिन ऐसा आके और से शिक्षा लेके वापस उज्जैन चला जाता। जी। लेकिन 1 साल के बाद हाँ हाँ। हमारे गुरुजी ने ज्वाइन किया बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जी जी। उनकी जो है नौकरी वो वहाँ लग गई। हम्म, अब वो बनारस चले गए। हम्म। तो फिर मैं उज्जैन से बनारस जाता। और ओहो। जब बनारस जाता तो फिर कुछ ज़्यादा समय के लिए फिर वहाँ रुकता, क्योंकि दूरी थी। हाँ, तो उन्होंने सही बहुत बात। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अपने बच्चे की तरह मुझे सिखाया। और ये सिलसिला 1990 तक चला। हाँ। तो करीबन 8 साल मैंने उनसे पखावज के गुर सीखे।
भोपाल में आकर और बनारस में उनके पिताजी अस्सी घाट तुलसी घाट पे रहते हैं वो, उनका घर है। जी जी। तो वहाँ बनारस इसलिए मैं मेरा दूसरा प्रिय शहर है। मेरा पहला प्रिय शहर उज्जैन है जहाँ का मैं हूँ, और उसके बाद मुझे सबसे अच्छा बनारस मिला। वाह। इसमें जिस समय आप यहाँ भोपाल आते थे उस समय भैया लोग दोनों का प्रशिक्षण पूरा ही हो चुका था लगभग ना? नहीं, चल रहा था चल रहा था। प्रशिक्षण। उनका प्रशिक्षण 81 से शुरू हुआ था और मैं करीबन 82 में भोपाल आया था सीखने के अच्छा। लिए। उनका प्रशिक्षण चलता था। हाँ हाँ। तो उस समय आपका डागर साहब से इंटरेक्शन होता था, कुछ मिलना जुलना बातचीत? हाँ, उन, बिल्कुल होता था, उनको क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब 40 निषाद कॉलोनी में जहाँ ध्रुपद केंद्र था, हाँ हाँ वहाँ ऊपर के फ्लोर पे उस्ताद रहते थे हाँ और नीचे एक कमरा था, हाँ वहाँ पर भाई लोग रहते थे। तो एक अच्छी बात ये थी कि मैं उस्ताद की क्लास में जाके बैठता, खूब सुनता हाँ। और गुरुजी से पखावज सीखता। वो या तो मुझे वहीं सिखाते या फिर नीचे कमरे में आके सिखाते, या फिर वो प्रोफेसर कॉलोनी में उस्ताद हाँ अब्दुल लतीफ खान साहब का महेंद्र संगीत महाविद्यालय लगता था, महेंद्र संगीत विद्यालय, जी जी। तालाब के किनारे। उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब की वहाँ क्लास हाँ चलती, जहाँ पे हाँ कीर्ति बहन वगैरह सब लोग आते थे। हाँ। वहीं पे उनका एक कमरा था। अच्छा अच्छा। तो ये वो वहाँ पे सिखाते थे, तो उनसे शिक्षा भी चलती थी और सौभाग्य से उस्ताद का गाना भी सुनने को मिलता था। उसमें ये था कि लगातार आपको जैसे अब पखावज वादन सीखते हुए जो जिन चीजों में परिपक्वता हासिल कर दी थी, वो पूरा वातावरण आपको स्वयं देख रहे थे। हाँ, तो ये एक गुरु गुरु के के रूप रूप में जो सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में इतना अच्छा सौभाग्य रहा कि ईश्वर की दया से सबसे पहले माता पिता बहुत अच्छे मिले। हाँ अच्छे बिल्कुल। मिले इस मायने में कि हम लोग जो है वो एकदम नॉन म्यूजिकल फैमिली से, हाँ मतलब मैं यदि आपको ये बताऊं तो हमारे जो मामा है हाँ। उनकी परचूनी की दुकान, जी जी। हमारी जो बुआ है उनका इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, हाँ हमारे जो मौसा हैं उनकी कपड़े की दुकान है। हाँ। तो हमारे परिवार में कहीं से कहीं तक संगीत की, और खास करके शास्त्रीय संगीत, जी। और वो भी ध्रुपद की, कोई आ, किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं था। हाँ हाँ। तो ये एक अच्छा संयोग था कि माता पिता अच्छे मिले, फिर गुरु अच्छे मिले, एक के बाद एक अच्छे गुरु मिलते चले गए। तो ये एक अभी इसमें केवल ईश्वर की कृपा है। अभी इसमें लता जी शामिल हुई, श्याम मुंशी जी शामिल हुए, लता जी राहुल श्याम को सोलंकी, नमस्कार, रामेंद्र को नमस्कार। रामेंद्र, हाँ सत्येंद्र शामिल हुए, और जी, हैदराबाद से राघव राज भट्ट जी शामिल हुए, जो कथक के बिरजू महाराज जी से सीखे हुए हैं जो। वाह, भट्ट जी को भी नमस्कार। तो ये सब लोग अभी आते जा रहे हैं और इस जी बातचीत में शामिल हैं। तो जी इसमें एक मेरा ये पूछना है कि जो आप बनारस में रहकर आपने जो वहाँ अभ्यास किया, उसके जी। बाद फिर वापस आप उज्जैन लौटे कि भोपाल लौटे? नहीं, तब तक हमारे पिताजी, ये भी एक अच्छी स्टोरी है कि हमारे पिताजी स्कूल में शिक्षक थे, हायर सेकेंडरी हाँ स्कूल में, हाँ और उन्होंने 50 साल की उम्र में, हाँ। चूंकि वो LLB पहले कर चुके थे, जी जी। तो उन्होंने एट द एज ऑफ 50 हाँ। LLM किया, मास्टर ऑफ लॉ किया, अच्छा अच्छा। और फिर उनका ट्रांसफर जो है वो स्कूली एजुकेशन से कॉलेजिएट एजुकेशन हुआ। हाँ तो उनकी जो पहली पोस्टिंग हुई वो मऊगंज, मऊगंज यानी रीवा से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ हाँ। इतनी दूर उनको जाना पड़ा।
वो गए क्योंकि कॉलेज में, स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हुए थे, हाँ। तो वो वहाँ चले गए। तो मैं और परिवार, माँ, बहनें, माँ, हम लोग उज्जैन में ही थे। पिताजी मऊगंज में थे और भैया भोपाल में थे, तो हमारे घर 3 हिस्सों में बटे हुए थे। हाँ। लेकिन जब मेरी 90 में शिक्षा पूरी हो गई थी श्रीकांत हाँ। जी से, तो अ, पिताजी भोपाल आ चुके थे हमीदिया कॉलेज में। हम्म। तो फिर मैं भोपाल में ही फिर हमारा परिवार एक हो गया था। परिवार लोग। उज्जैन से हम हाँ। लोग भोपाल शिफ्ट हो गए थे। और पिताजी की यहाँ हमीदिया कॉलेज में नौकरी थी। और भाई लोग अपना गाना सीख चुके थे। वो अब 90 में तो उन्होंने गाना उनका स्टार्ट भी हो गया था, हाँ। परफॉर्मेंस। हाँ, प्रस्तुतियां भी शुरू हो गई थी। जी। आपको अपनी साधना और परिष्कार में भोपाल के वातावरण से क्या लाभ मिला उस पूरे पूरे समय में, जिस समय आप उज्जैन से ध्रुपद केंद्र में पखावज सीखने आते थे और फिर बाद में बनारस के बाद जब पूरा परिवार यहाँ आकर रहने लगा, क्योंकि जी। एक अनवरत यात्रा तो चलती रही है सीखने की, समझने की और परिष्कार होने की। जी हाँ। तो भोपाल के वातावरण का क्या आपके मन में क्या प्रभाव रहा? बहुत प्रभाव इसलिए अच्छा रहा कि ये भी एक सौभाग्य था कि हम लोग भोपाल में बसे। यहाँ हाँ। पे ध्रुपद केंद्र था, यहाँ पे चक्रधर केंद्र था, यहाँ पे भारत भवन था, यहाँ पे सारी हाँ। अकादमियां। तो हर दिन कार्यक्रम सुनने को मिलते थे, जैसा कि हाँ। अभी भी मिलते हैं। लेकिन उस समय मंसूर जी, कुमार जी, हमारे बड़े उस्ताद, बड़े बड़े हाँ। गायक, हाँ। बड़े बड़े गायक आते थे और उनको हम सुनने जाते थे। हाँ। तो अपनी रियाज के साथ दूसरों को सुनना, उससे हाँ। बहुत फर्क पड़ा। आप कोई भी काम करते हैं, आप जब आप लिखते हैं, तो आप जब दूसरी किताबें पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुद खुलता है। बिल्कुल। तो भोपाल पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जो, ये तो राजधानी है, गढ़ है संस्कृति का। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो दिमाग खुला कि यार जी। गाना बजाना इसको कहते हैं। क्योंकि उज्जैन में तो ले दे के कुछ 2-4 प्रोग्राम होते थे, कालिदास समारोह हुआ, या कभी एक उत्सव नाम से एक श्रृंखला की थी अशोक जी, हाँ। उत्सव में कभी कोई प्रोग्राम हो गया। बाकी उज्जैन में उस समय बहुत ज्यादा हाँ। प्रोग्राम नहीं होते, बहुत गिने चुने प्रोग्राम होते थे। हाँ, ये तो है। और भोपाल में आए तो यहाँ तो हर दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता था, तो उसका बहुत फायदा हुआ। शाम की सक्रियता हमेशा बनी रहती थी। शाम एक की सक्रियता सांस्कृतिक। हमें शाम एक। हमेशा या तो भारत भवन में या रविंद्र भवन में ही बीतती थी। और हमने देखा है कि सब परिवार पूरी भागीदारी होती थी, जी। पिताजी, माताजी, सभी लोग उस तरह से संगीत आवाज में। किसकी आवाज किसकी नहीं आ रही है? हाँ, पता नहीं कह रहे हैं ये, पर आपको मेरी सुनाई दे रही, मुझे आपकी सुनाई बहुत दे रही। बहुत अच्छी आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से आया है कुछ। हम्म। शोभना जी कह रही कि अब ठीक है। जी। तो तो भोपाल का बहुत बड़ा योगदान हम तीनों के जीवन में, हाँ। क्योंकि यहीं से हमको उस्ताद मिले और यहीं से हमारे कान पक्के हुए, डागर यहीं साहब से के बारे में हमारी। क्या कहना चाहेंगे? डागर साहब का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान इसलिए है कि चूंकि वो यहाँ पे ध्रुपद केंद्र में गुरु थे, हाँ। तो जैसे हमारे भाइयों के लिए तो वो भगवान जैसे, तो मेरे लिए भी स्वभाव से बहुत भगवान जैसे। बहुत बहुत सरल, साधु, बहुत बिल्कुल। साधु। और जो भी है उसको मुंह पे कह देना। मतलब मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ ये मैं आपके मुंह पे कह दूंगा। मुझे ये नहीं सोचना है कि यार इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो वो हाँ, वही। बहुत फक्कड़ किस्म के इंसान थे। और मेरा जो पखावज मंच पे शुरू हुआ, हाँ। वो टागर साहब की वजह से। आपने मेरे परिचय में लिखा है या कहा है कि मैं अपने भाइयों के साथ बजाता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ हाँ। कि मैंने सन 1990 से सन 2000 तक हाँ। उस्ताद के साथ अनगिनत प्रोग्राम बजाए, अनगिनत यात्राएं।
वाह। तो मैं क्या करता था उन दिनों में, मेरे पास एक ब्राउन कलर की डायरी हुआ करती थी। तो मैं नोट हाँ करता कि अपन कहाँ चले हैं, उस्ताद ने क्या गाया, कौन से शहर में चले थे, कैसे गए थे, ट्रेन से गए थे। हमने कई यात्राएं, मैं आपको बताता हूँ, स्लीपर क्लास में उस्ताद ने और मैंने। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया क्योंकि होगा। वो उस समय तो ये इंटरनेट वगैरह के टिकट विकेट होते नहीं थे। बोले बेटा टिकट करवाना है, टिकट करवाने गए तो पता चला कि वो तो केवल स्लीपर क्लास में जगह खाली है। हाँ तो हम लोग उस समय में एक डायरी नोट करता था, तो मेरे पास 265 प्रोग्राम तो लिखे हुए हैं उनके आज भी। उसके बाद फिर मैंने कहा यार अब बंद करो यार, कब तक लिखेंगे। क्या बात है। तो उनके साथ बहुत बजाया, उनसे बहुत सीखा। संगत कैसे होती है, संगीत क्या होता है, सुर क्या होता है, हाँ जीवन क्या होता है, जीवन हाँ, कैसे मुख्य जीना रूप से। चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। और यही नहीं, छोटे उस्ताद ही नहीं, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर ही नहीं, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर भी भोपाल आया करते थे। हाँ आर्टिस्ट इन रेसिडेंस में 2 महीने के लिए बड़े उस्ताद आते थे। हाँ हाँ तो वो हमारे घर पे भोजन, पहले आते ही हमारे घर भोजन आते थे, उनको हमारे घर का खाना पसंद। 2 लोगों को, एक बड़े उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर साहब को, और एक मल्लिकार्जुन मंसूर। मंसूर जी चाहे जहानुमा में रुके या अशोका में रुके, वो खाना बोले गुंदे चाके। तो बड़े उस्ताद जब भोपाल आते थे तो वो सीधा पहले घर पे आते थे और बाबूजी और माँ को कहते हैं, हमारे भाई बाबूजी को, ये छोटिया मेरे साथ रहे। तो भारत भवन के पास में ये जो वर्धमान अपार्टमेंट है, वर्धमान या वरदान, जहाँ पे अखिलेश भाई रहते हैं, हाँ, वरदान अपार्टमेंट। इसके इसके पास में एक भारत भवन का गेस्ट हाउस हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। वहां पे बड़े उस्ताद रुकते थे, सारे आर्टिस्ट वहीं रुकते थे। हाँ तो मैं उनके साथ 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूअस रुकता था, रहता था। तो अब इतने बड़े उस्ताद के साथ आप रह रहे हैं, उनका संगीत सुन रहे हैं, उनकी रियाज सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। खूब हाथ पांव भी दबाता था, उनको हाथ पांव दबाने का बड़ा शौक था, दोनों उस्तादों को। दोनों उस्तादों के जो शरीर बहुत गठीले थे, देशी घी खाए हुए थे, और बहुत ताकत लगती थी उनके हाथ पांव दबाने में। तो उनकी बहुत सेवा भी की हमने, और बड़े उस्ताद के साथ बजाया भी कई कार्यक्रमों में। उनका सानिध्य मिला, उनका सुर मिला, जानकारियां मिली उनसे। और बड़े उस्ताद और संत आदमी थे। मतलब मुझे याद है कि बेटा बेटा करके वो बोलते रहते थे और मेरी आंखों में से आंसू निकलते थे जब वो समझाते थे किसी चीज के बारे में। हाँ कि बेटा ये ऊपर वाला है, कभी किसी के संगीत को खराब नहीं कहना, 2 चीजों को खराब नहीं कहना। एक, किसी के संगीत को, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको अपने अपने हिसाब से संगीत दिया, 5 उंगलियां बराबर थे। और दूसरा, कभी खाने को खराब नहीं कहना, क्योंकि हमको जो जिस खाने को हम खराब कह रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको वो खाना भी नसीब नहीं। बहुत सही बात। तो ये एक जीवन जीने की कला, जीवन की सोच, ये दोनों उस्तादों से मिली। ये जो आपने पांव दबाने वाली बात की ना, इस तरह जी के आग्रह अपने शिष्य से कोई संत पुरुष ही कर सकता है, वरना बहुत से लोग जी एटीट्यूड में रहते हैं, वो अपनी नहीं, वेदना बताएंगे। हाँ, तो वो उनकी दोनों उस्तादों की एक स्टाइल थी। जी। जैसे बैठे हुए हैं, मैं अक्सर शाम को जाया करता था उस्ताद के पास, छोटे उस्ताद के पास। हाँ बड़े उस्ताद तो रहता ही था, लेकिन छोटे उस्ताद के पास जाता था और वो ऐसा हल्का सा कुछ करते, ये नहीं कहते थे पाँव दबाया हाथ दबा, वो संकेत। ऐसा करते, हाँ संकेत। तो मैं उस्ताद हाथ दबाऊं, हाथ पाँव दबाऊं, हाँ बेटा थोड़ा दबा। तो हम सब लोगों ने, उदय भाई ने, उदय भवालकर जी थे हमारे भाई, और मैंने, हम सब ने दोनों उस्तादों की खूब हाथ पाँव दबाए। और ऐसा लगता था कि यार क्या कुछ न कर दें उस्ताद के लिए। मतलब बनारसी पान भंडार
से उनके लिए एक पान पराग का डब्बा, पान पराग खूब खाते थे, हाँ हाँ। पान पराग 120 मिक्स करके जो है, दोनों उस्ताद शौकीन थे। तो ऐसा लगता था कि यार क्या ना कर दें उस्ताद के लिए, सही बात है। उस्ताद के लिए जो करें वो कम है। वो मैंने ये भी देखा कि वो एक बहुत शांत प्रवृत्ति और प्रकृति की व्यक्ति थे फरीदुद्दीन डागर साहब। बहुत। और हर एक से खुलते नहीं थे। नहीं। उनसे उनसे वही बात कर जाएगा जो उनके मन को समझेगा। जी हाँ। और ये सब आप सबके बीच होता था उनके साथ। कई बार उसी निषाद कॉलोनी में मेरे को भी 2-4 बार जाने बैठने का मौका मिला। जी हाँ। एक शाम हमने वहां पर उनसे एक इंटरव्यू भी किया था, जो उस समय दिल्ली से हिंदी में संडे ऑब्जर्वर अखबार निकलता था, उस पर छपा भी था। जी हाँ। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि मैं इनसे प्रश्न क्या करूंगा। तो जी। मैं मदन जी से, ध्रुव जी से कुछ क्वेश्चन पूछ कर गया जी। क्योंकि एक सावधानी रहती है कि इतने बड़े व्यक्ति से पूछो क्या। हाँ, क्या पूछना है। जी। तो वो मुझे आज भी याद है, उनके द्वारा जो चाय पिलाई गई थी वो मुझे आज भी याद है। तो क्योंकि बाकी हाँ, वो सरल इतने थे, मैं उनके साथ इतना बाहर गया हूँ हिंदुस्तान भर। हाँ जी तो जैसे अब डागर साहब आए हुए हैं, डागर साहब 4-6 लोग मिलने आए। जी। जब उनकी मुलाकात खत्म हो जाती तो वो कहते हैं, अरे यार हमने तो सुना था, हम तो समझे डागर साहब बड़े अकड़ू मिजाज के होंगे, बड़े घमंडी होंगे, लेकिन कितने सरल हैं ये। तो ये उनकी सरलता उनका मुख्य स्वभाव, सरलता उनका मुख्य स्वभाव। अच्छा, एक बात मुझे आपने कही थी जब पिताजी के संबंध में, जब वो नहीं रहे थे, हम लोग काफी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ। जी। लगातार वो बीमार हुए थे और लगातार आपने खूब परिश्रम भी किया, लेकिन अंततः ईश्वर की मर्जी के आगे हम सभी लोग हाँ। जी हाँ। चल नहीं पाई। आपने कहा था कि वो सबसे बड़े आलोचक बोले हम लोग के थे, और वो हर बात बहुत स्पष्ट कहते थे। जीवन में उनका जो योगदान है उसको लेकर भी आप थोड़ा सा मुझे बताइए। पिताजी हमारे, एक तो ये है कि उनका जीवन संघर्ष में बीता। हाँ स्कूल टीचर रहते हुए उन्होंने हम 5 बच्चों को पाला। और उनका सबसे बड़ा जो योगदान वो ये है कि जब दोनों भाइयों ने उज्जैन में म्यूजिक में एमए कर लिया था, और एमकॉम भी और एमए भी, जो दूसरी शिक्षा होती है संगीत के अलावा, हाँ हाँ तो उसके बाद में दोनों भाइयों ने अप्लाई किया था। एक भाई ने पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया, उनकी नौकरी लगी। उन्होंने 1 महीना इंटर्नशिप की इंदौर में। बड़े भाई हाँ साहब जो है वो बिड़ला संगीत स्कूल है नागदा में, बिड़ला संगीत विद्यालय, हाँ वहाँ पे संगीत शिक्षक के रूप में हो गए। हम उज्जैन में ही थे। तो उन दोनों की तनख्वाह उस समय के हिसाब से हाँ बहुत अच्छी थी, जी लेकिन उन्होंने कुछ 6-8 महीने नौकरी की, और यहाँ भोपाल से एक ऐसी वांस निकली कि यहाँ पे एक ध्रुपद केंद्र खुल रहा है सरकार का, और वहाँ पे डागर साहब आएंगे सिखाने, और 350 रुपए की स्कॉलरशिप है। उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। हाँ इंटरव्यू भी दे दिया। अच्छा, इंटरव्यू लेने वालों में कौन? स्वामी पागलदास जी, राजा छत्रपति सिंह जी मेरे गुरु, हाँ बड़े उस्ताद, छोटे उस्ताद, कुमार जी, कुमार, असद अली खान साहब, ओहो, मणि कौल साहब, सारे दिग्गज, ये लोग इंटरव्यू लेने वालों में। हुआ ये कि इंटरव्यू भी दे दिया और इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गए। उदय भवालकर भाई, हमारे जो भाऊ हैं, वो उज्जैन से, और ये दोनों भाई सिलेक्ट हो गए। तो ये पिताजी के पास आए एक दिन, जी बोले यार बाबूजी ऐसा है कि हमने तो ऐसे ही भर दी थी फॉर्म को, और इंटरव्यू देने चले गए थे, चलो देखते हैं क्या करना है। हाँ हाँ पर ऐसा है कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, तो अभी हम क्या करें, क्योंकि आप
की जो तनख्वाह है हाँ उससे हमारी तनख्वाह है वो 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना। हाँ और अभी अभी ऐसा हुआ है कि हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगा है, और यहाँ तो 350 रुपये स्कॉलरशिप पे भोपाल जाना है। हाँ तो उस समय पिताजी ने कहा था कि बेटा एक बात बताओ हाँ कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कितने लोग हैं, हाँ या संगीत शिक्षक कितने लोग हैं, हाँ। और ध्रुपद गायक कितने हैं। क्या बात। यदि वाह। तुम्हारी इच्छा है संगीत सीखने की, अच्छा संगीत सीखने की, तो तुम नौकरी को लात मारो, यही शब्द थे उनके। नौकरी को लात मारो और तुम भोपाल जाके संगीत सीखो, और बाकी दाल रोटी की चिंता छोड़ो। अच्छा, उस समय तो परिदृश्य में केवल डागर बंधु ध्रुपद गायक के रूप में थे, डागर वाणी। हाँ आज के परिदृश्य में देखें, यदि कोई संगीत सीखने आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं सामने। वासिफुद्दीन डागर भाई हैं, उदय भवालकर जी हैं, हमारे भाई लोग हैं। तो उनको तो दिखता है कि अरे यार ये ध्रुपद है, ये इतने इतने स्टार लोग हैं ध्रुपद। हाँ लेकिन उस समय तो ध्रुपद के प्रोग्राम भी नहीं होते। हाँ। नहीं होती। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम लात मारो नौकरी को और तुमको जाना चाहिए भोपाल। तो उन्होंने कहा बाबूजी सोच लीजिए एक बार। बोले हमने सोच लिया, हम क्या सोचेंगे, तो हम अभी कह रहे हैं तुमको, तुम जाओ। हाँ हाँ वो दोनों लोग भोपाल आ गए सीखने के लिए। तो पिताजी का ये कहना था कि यदि संगीत सीखना है तो अच्छे से सीखो। और एक बात बड़ी अच्छी कहते थे कि जो बच्चे बहुत अच्छा करने वाले होते हैं हाँ उनको गुरु तो बाद में बनाता है, बिगाड़ता है। उनको माँ बाप पहले बिगाड़ देते हैं उनकी तारीफ करके। क्या इसलिए बात। मैंने ये देखा है कि कितने ही कार्यक्रम के बाद वो मुझे कहते थे, आज तुम्हारे बाएं की आवाज सीखने आ रही थी, आज तुम्हारे दाएं की आवाज सीखने आ रही थी, आज बैलेंसिंग अच्छा नहीं था, आज साउंड अच्छा नहीं। उन्होंने कभी भी हमारे मुंह पे हमारी तारीफ की। भाइयों को भी यही कहते थे कि और सुर की सिद्धि प्राप्त करो। उन्होंने ना हमारे सामने और न किसी तीसरे को कि अरे मेरे बेटे तो ऐसे हैं, या मेरे तीनों बेटे ऐसे हैं, या ऐसे, वो कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज किया हमारे काम। हाँ। अंदर से खुश मेरे होते थे, अंदर से खुश होते थे कि नहीं अच्छा कर रहे हैं ये लोग, ये, लेकिन हमको हमारी तारीफ नहीं। मैं देखता था ना कि लगातार बहुत कमिटमेंट के साथ वो न केवल आप सबकी बल्कि और भी दूसरे संगीतज्ञों की सभा सुनने में भी बहुत रुचि लेते थे, आते थे। जी, सबको सुनने जाते थे। हाँ और ये एक वो बड़ा और। और फ्लूट उनको बहुत पसंद थी। तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो कम से कम 3 4 5 घंटा फ्लूट का प्रैक्टिस कर, बताइए। बांसुरी बजाते थे वो घर पे। रिटायर थे हाँ हमीदिया कॉलेज से, कुछ काम नहीं, केवल पढ़ना लिखना और फ्लूट बजाना, इसके अलावा कोई काम नहीं, दिन वही भर बता रहा फ्लूट। हूँ। अच्छा, फिर फ्लूट भी ये है कि हमको लंदन से फ्लूट मंगा के दो, तो हमने लंदन से मंगवाई। हाँ वहाँ फ्लूट अच्छी मिलती है, वहां से मंगाओ, तो हमने वहां से मंगा के। तो उनके पास अभी कम से कम 25 30 फ्लूट है, अलग अलग जगह कमाल। की। तो शौक था उन्हें। हाँ वो एक मतलब बहुत ही सच्चे और बहुत पारदर्शी आलोचक रहे। मुझे जी हमेशा मतलब ऐसे ही माता पिता ये सब पूरी जनरेशन में उस तरह के लोग बचे नहीं जी। जो वास्तव में अपने बच्चों के को सही रास्ता दिखाए, सही समीक्षक हो। आज तो यह है कि वो अतिरिक्त भी बताते हैं जाके माता लोग। पिता का एक तो उपकार ही ये है कि वो बच्चों की तारीफ ना करें उनके सामने, यही सबसे बड़ा उपकार है। यदि इतना ही माता पिता कर लें कि अपने बच्चों की तारीफ ना करें उनके मुंह पे या किसी के सामने, यही उपकार सबसे बड़ा है माता पिता का। लेकिन इससे माता पिता बच नहीं पाते आजकल के युग के। मेरे पिता ने मेरा एक आर्टिकल नहीं पढ़ा आज तक कभी। जी हाँ। कई बार मुझे लगता था मैं मतलब उनको बताऊं करूं या
कई बार अखबार में छप के आता था तो मैं देखता था कि ये पढ़ते पढ़ते उस जी। पन्ने पे ये कैसा रिएक्ट करेंगे, तो ये वो लगभग उस पन्ने को पार कर जाते थे। मतलब अगर वो जी, चौथे पेज पे आर्टिकल है तो उसको 5वां पेज पढ़ने लगेंगे, पर चौथे को देखेंगे नहीं। राइट। ये पर ये ये आपको आगे बढ़ाने का मार्ग है। पर ये वही बात है, वही जो आपने जो मुझे कहा था ना, मैंने उसी से जोड़ा उस बात को हाँ, कि ये सब बिल्कुल, जीवन में हम सबको लगातार एक बेचैनी रहती है चीज कि हम ऐसा क्या करेंगे जो अंततः हमको इनकी ब्लेसिंग मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और उस तरह की प्रेरणा हमको ईश्वर आगे दे। यहाँ जी, पर ये एक बात मेरी जिज्ञासा है कि आप लगातार इधर आपने जैसे कि बताया कि डागर साहब के साथ भी आपने पखावज बजाई, जी। इनके अलावा और भी कलाकारों के साथ आप बजाते रहे, उनमें से कुछ किसी का नाम लेना चाहेंगे? मैंने उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर साहब के साथ, जिया मोइनुद्दीन डागर साहब के साथ, इसके अलावा जो डागर्स हैं, मैंने हाँ उस्ताद फहीमुद्दीन डागर साहब, उस्ताद सईदुद्दीन डागर साहब जो हाँ पूना में रहते थे, फहीम साहब हाँ दिल्ली में रहते थे, इन लोगों हाँ के साथ पखवाज बजाई। वासिफ भाई के साथ बजाई, उस्ताद वासिफुद्दीन डागर के साथ। फिर हाँ बहाउद्दीन डागर जो हमारे खलीफा हैं, हमारे बड़े उस्ताद के बेटे हैं, हाँ उनके हाँ। साथ तो मैंने 2000 में ऑस्ट्रेलिया का एक टूर किया, बड़ा टूर किया। अच्छा अच्छा। 18-20 प्रोग्राम का, पूरी कंट्री में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ऑस्ट्रेलिया जैसा आपको पता है, बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा देश। हाँ तो सभी डागर्स के साथ बजाया। इसके अलावा भी मैं बजाता रहा। हमारे डॉक्टर ऋतिक सान्याल हमारे बड़े गुरु भाई हैं, पुष्पराज कोष्टी जी हैं। फिर जुगलबंदियाँ। जुगलबंदियाँ, जुगलबंदी मैंने बहुत से लोगों के साथ बजाई। पंडित किरण देश पांडे, जब तो मैं बहुत छोटा था, और किरण जी तो एक सिद्धहस्त कलाकार थे, उनके साथ बजाई। मानिक पंडित जी के साथ बजाई। काफी साउथ के मृदंगम प्लेयर हैं, उनके साथ जुगलबंदी है। हाँ तो ये चलता रहा। फिर अभी कुछ पिछले सालों में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ बजाया, हाँ विश्वमोहन भट्ट जी के साथ बजाया, पंडित रोनू मुजुमदार हैं, उनके साथ बजाया, हाँ देवाशीष भट्टाचार्य हैं कलकत्ता में सरोद के, उनके हाँ साथ बजाया, गिटार वादक। तो ये हाँ। चलता रहा, जो चल रहा है। अच्छा, ये जो आप जब बंधुओं के साथ आप जाते हो बजाने, संगत करने, जी, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम कितने देशों में, तो जी, एक आंतरिक जो संवाद है कि जी, हमको हमको कैसे गाना है, तुमको कैसे बजाना है, जी। इसको लेकर कभी कोई बातचीत हुआ करती रही कि नहीं होती थी? स्टेज पे ही हाँ हाँ उस्ताद, छोटे उस्ताद एक बात कहते थे कि बेटा, जो एक्सपीरियंस है गाने बजाने का, वो स्टेज से ही आता है। हाँ मतलब एक तो ये कि हमको पढ़ा लिखा होने का एक फायदा ये मिला है हाँ। कि हम अपने आप के क्रिटिक हैं। बिल्कुल। हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे यार आज तो ये कर दिया, अरे यार आज तो वो कर दिया। लोगों की बात अलग है, लोग तो आके रोते हैं, अरे साहब आप अखाल बजा रहे थे तो गणेश जी नाच रहे थे साहब, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन हम उसको इधर से निकाल के, इधर सुन के इधर निकालते हैं, तो दिल पे ले लिया तो फिर तो कोई बात मतलब नहीं उठता है। हाँ, मुश्किल है। तो हम लोग चूंकि इतना साथ में रहे हैं बचपन से ही, हाँ हाँ तो कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई नई कंपोजिशन बनाई और शाम को स्टेज पे गा रहे हैं, अब मैं पूछ रहा हूँ हाँ ताल कौन सी है। हाँ तो बस वहीं पे वो पहली बार ही जो कंपोजिशन के साथ बजाना है वो स्टेज पे ही, पहले बताते भी नहीं थे, बताते भी नहीं हाँ है कि हाँ यार ये कंपोजिशन बजाई और ये ताल हो, हाँ ऐसा। तो वो हाँ कई कई चीजें स्टेज पे ही होती। मैं जब हरीश जी के साथ पहला प्रोग्राम बजाने बैठा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ, हाँ हाँ तो मैं बढ़िया 1 घंटे पहले पहुंच गया ग्रीन रूम में, पखाज खोली और देखा कि पंडित जी तो बांसुरी खोलने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या बात। मैंने कहा यार ये क्या लय होगी, क्या ताल होगी, क्या यार, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने हमारे उनके पंडित जी के एक शिष्य हैं संतोष संत, मेरे मित्र हैं, हाँ तो मैंने कहा भाई
बोले नहीं गुरुजी देखते ही नहीं है ग्रीन रूम में, वो सीधा स्टेज पे। तो कई कई ऐसे जो अनुभव हैं वो स्टेज से ही मिले। राघवराज भट्ट जी पूछ रहे हैं कि कथक के साथ पखावज आपने करी है क्या, कभी बजाई है कथक? मेरा रुझान नृत्य के साथ बजाने में कम रहा। हालांकि मैंने कथक के साथ कुछ कुछ बजाया है, लेकिन हाँ। मैं अपने आप को अनफिट मानता हूँ डांस के साथ बजाने के लिए। हमने पूरी दुनिया में ये जो अपनी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी चंद्रलेखा, हाँ उनके साथ उनका एक प्रोडक्शन था शरीरा। हाँ हाँ उसके लिए पूरी दुनिया में हमने प्रोग्राम किए, जी जी। लेकिन उसमें हम अपना ही संगीत करते थे, हमारे संगीत पे उनका कोरियोग्राफी होती। अच्छा अच्छा। हमने पद्म भूषण कुमीबेन कुमुदनी लाखिया जी के साथ काम किया, हाँ लेकिन वो वही बात है कि हमने अपना संगीत किया, उन्होंने उसके ऊपर अपना डांस को कोरियोग्राफ किया। हाँ हाँ। तो कथक बजाने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, मेरा रुझान भी नहीं था, और मैं अपने आप को अनफिट भी मानता हूँ कथक बजाने के हम्म। बड़ी बात है कि इस तरह से आपने स्वीकार किया। जी। असल में अब वो एक जो दूसरा आयाम है, वो सारी बात तो बड़े भैया से करने की है, कभी उनसे मैं बहुत आदर से आग्रह करूंगा, लेकिन जी। फिर भी अगर मैं ध्रुपद संस्थान की बात ना करूं तो बात बनेगी नहीं। तो ये जो एक भोपाल में, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप बंधुओं ने ध्रुपद को दुनिया में जिस तरह से पहुंचाया, और अपनी पहचान, हम मतलब इस मध्य प्रदेश को, इस भोपाल को, उज्जैन को, और फिर इस देश को गर्व करने लायक पूरा गौरव आपने बख्शा। ईश्वर की कृपा। दुनिया से ध्रुपद सीखने आपके संस्थान तक लोग आते हैं, और जी। मैं जैसे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे वो पाकिस्तान की जो आर्टिस्ट आई थी जो देख नहीं पाती, उनका क्या था, आलिया रशीद। हाँ, ये सब लोग कमाल करते। तो ये ध्रुपद संस्थान का स्वप्न किस वक्त सार्थक हुआ, जो आप लोगों ने देखा कि भोपाल में एक तो ये है कि सन 2000 तक, सन 99 तक हमसे बहुत लोग कहते थे कि हमें आपसे सीखना है, तो हम मना करते थे। हम मतलब तीनों भाई, हाँ क्योंकि व्यस्तताएं भी उस समय बहुत थी, और उस समय तक सिखाने का कोई रुझान था नहीं। लेकिन 1999 में फिर ये सोचा कि नहीं यार, हम लोग अभी यंग हैं, तो हम लोगों को ये ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, हाँ उसके लिए जगह कहाँ। हाँ बहुत। वो दिल्ली जाएगा, वो बॉम्बे जाएगा, वो कलकत्ता जाएगा, तो गुरु कह देगा मैं फीस तो नहीं लूंगा, लेकिन बेटा रहने खाने का कर ले अपने। हाँ तो रहने खाने में बड़ा खर्चा होता है आज के ज़माने में। तो हमारे दिमाग में ये विचार आया कि एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे जो लोग पैसे वाले हैं, जो पैसा दे सकते हैं, और जो बिल्कुल ना दे सके, उनके लिए भी, क्योंकि देश में बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास लेकिन धन का अभाव है। तो हमने अपने प्रयासों से यहाँ पे सूरजनगर ध्रुपद संस्थान में 3 एकड़ जमीन ली 99 में, और 2004 में उसका जो है गुरुकुल की पहली बिल्डिंग का उद्घाटन किया पंडित भीमसेन जोशी। उसके लिए भी हम उनसे 2-4 बार कहते रहे, पंडित जी आपको भोपाल आके हमारे गुरुकुल का उद्घाटन करना है। हाँ आएंगे 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 कहते रहे। फिर एक बार हम लोग पूना पहुंच गए उनके घर, तो उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ पूना। हमने कहा आपसे मिलने और आपको मनाने, आपसे निवेदन करने। तो उन्होंने उसी समय 4 नवंबर 2004 डेट दे दी, तो 4 नवंबर को। और हमारा सौभाग्य देखिए, वो आए और उनके जीवन का सबसे लंबा कॉन्सर्ट 1 घंटे 30 मिनट का, जिसमें उन्होंने 50 मिनट केवल मारवा गाया। तो ये उनके आशीर्वाद थे।
हम लोगों को एक एक चीज ये है कि आशीर्वाद बहुत मिले। जी जी। मैं जब एक टूर कर रहा था अमेरिका का, तो अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक है बर्कली, हाँ। वहाँ पखावज सोलो बजाने का अवसर मिला। जी जी। तो जब मैं देखा मैंने कि पूरा हॉल भरा हुआ है, और पंडित स्वपन चौधरी जो हमारे देश के बहुत विख्यात तबला वादक हैं, हाँ वो मुझसे बोले कि यार अखिलेश जी, ऐसा है कि अली अकबर खान साहब 15-20 मिनट सुनेंगे आपको, जनरली जैसा करते हैं, फिर वो आराम करने चले। मैंने कहा ठीक है, 15 मिनट सुने, यही मेरा भाग्य है। हाँ। आप विश्वास करेंगे, खान साहब ने पूरा 1 घंटा 10 मिनट मुझे सुना। क्या बात। मैंने 2 ताल बजाए और पूरा उन्होंने सुना, और फिर बाद में आशीर्वाद दिया और कहा कि हमारे कॉलेज में, इस अली अकबर कॉलेज में पहली बार पखावज बात हुआ है। हाँ हाँ। तो ये सौभाग्य है। सन 2011 में जब हम, मेरा अपना एक कार्यक्रम है मध्यलय तालवाद्य कचेरी, जिसमें मध्यलय इसलिए है कि वो मध्यलय एक सांगीतिक शब्द भी है, और मध्य प्रदेश के कलाकार उसमें हैं, हाँ मधुले बिल्कुल। मध्यलय नाम से। तो उसमें 2011 में हम लोग सवाई गंधर्व, 2011 या उसके और पहले 2007 या 2008 सवाई गंधर्व समारोह में बजाए। तब ये पता चला कि सवाई गंधर्व की इतिहास में तालवाद्य कचेरी नाम का प्रोग्राम पहली बार हुआ। तो ऐसे ऐसे सौभाग्य रहे हैं। उमेश टरकसवाल जी भी जुड़े हैं, उन्होंने भी आपको। उमेश भाई की जय हो, आपने बदला ले लिया। मैंने आपका कार्यक्रम देखा था, आपने मेरा आ गया। हमारे पास लगभग 10 मिनट है अभी, जी। तो हम अगर आपसे मैं कुछ सुनेंगे नहीं तो अब जिस फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी फोन में चूंकि नगमा है, तो मैंने हमारे यहाँ एक वीणा की शागिर्दा है मधुवंती, उनसे आग्रह किया था कि वो वीणा पे मुझे नगमा दें, तो मैं वो बजाएंगी नगमा साथ में। मैं आपको थोड़ी देर पखावज सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने अपने गुरु के बारे में आपको बताया, जितने भी मेरे गुरु रहे हैं। राजा साहब छत्रपति सिंह जी के बारे में 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। जरूर जरूर बिल्कुल। कि जब 1990 में मैंने श्रीकांत जी के पास, मुझे 8 साल हो गए थे, तो उनसे पूछा कि मुझे राजा साहब का सोलो वादन बहुत अच्छा लगता। हाँ हाँ। हमारे यहाँ परंपरा है संगीत में, जिसको हम निभाना चाहिए, कि जब हम किसी दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो पहले गुरु से आज्ञा लेना चाहिए। हाँ। तो मैं उनके पास गया, श्रीकांत जी ने कहा जरूर जाओ। 90 से लेके 94 तक 4 साल मैंने राजा छत्रपति सिंह जूदेव, जो मेरे पखावज दूसरे गुरु, उनसे पखावज सीखा, और उनके साथ भी कई यात्राएं की, उनसे बहुत गुर सीखे। और बिजना फोर्ट में रहते थे, वो किले में रहते थे, तो 4 साल किले में रह के वो किले का आनंद भी लिया उनसे। हाँ, ये सब लोग असल में बहुत जुनूनी लोग थे ना, नहीं तो इनको जी, कोई जरूरत नहीं थी सब करने की। बहुत अच्छे लोग। अब राजा को क्या जरूरत, उनकी तो हजारों एकड़ जमीन है बिजना में, और चूंकि राजा थे वो, तो उनको तो कुछ, लेकिन पखावज उनका जुनून था। उनके बारे में बात करूंगा मैं, वो उनके बारे में इतनी बातें हैं, राजा साहब के बारे में इतनी यादें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वो रात को सोते हुए भी काउंटिंग चलती थी, उनकी उंगलियां चलती थी, ये मैंने देखा। और सुबह 4 बजे उठ के एक राजा आदमी वो रियाज करना शुरू कर देता था। उनकी पखावज की आवाज सुन के हमारी नींद खुलती कि यार शर्म करो, वो उठ के 4 बजे पखावज बजा रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बिस्तर में हैं। तो राजा साहब का बहुत योगदान रहा मेरे जीवन में। जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े कलाकारों का, संत लोगों का आशीर्वाद रहा, उनकी दुआएं रही, तो ये सफर जारी है। उमेश कह रहे महाकाल वंदना जरूर सुनाइए। महाकाल वंदना, फिर वो पखावज 2-3 मिनट ही बजेगा, ठीक है। महाकाल वंदना में उमेश भाई ने जो महाकाल वंदना रिकॉर्ड की थी, मैं आपको बता दूं कि उस महाकाल वंदना को यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज्यादा, तो 10 लाख से ज्यादा
क्या बात है। सुन चुके हैं। तो मैं महाकाल वंदना पढ़ देता हूँ, हाँ, और फिर आपके पास समय कितना है मुझे पता नहीं है, अभी 6 मिनट समझो आप। तो 1.5 मिनट की महाकाल वंदना और 3-4 मिनट में आपको पखावज सुना। बिल्कुल प्लीज। धातृगढ़ धिकट तिरगढ़ धिकता के धगति धिकता धा ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि विरंच पति सुपुज धिट धिट किंतरानदा महामृत्युंजय मंत्र साधनम अरिष्ट हरणम मेटत अंक शुभालम शंभु कृपालम भीम शंकरम धिट कृधकिट धिट 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 कतान मल्लिकार्जुन महाकाल जय बम बम भोल करे तांडव नृत्य धिमक धिमक धिम डमरूनाथ धगति गदिगण नागति गदिगण हृगता पशुपति जय गिरिजापति जय देवनपति महादेव साजनपति मृदंग वाद्यम बाजत त्रिगृदागन तगे मुंड मात शीश गंग भालचंद कर त्रिशूल जयति गौरी वर वैद्यनाथ धागन धा ता सोमनाथ केदारनाथ जय विश्वनाथ रामेश्वरम बेलपत्र अक्षत प्रसून फल धूप दीप चंदनादिकर पूरलेपनम धिटकतान नागेश्वर जय कृष्णेश्वर हर हर भजत छत्रपति ओम नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरण जय शिव शंकर की गृण त्रिकृतकान कतथा 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 कत जय शिव शंकर की गृण त्रिकृतकान कतथा 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 कत जय शिव शंकर की गृण त्रिकृतकान कतथा कतथा कतथा। ये हमारे गुरु राजा छत्रपति सिंह जी उनकी बनाई हुई रचना, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। कमाल कमाल है, अद्भुत अद्भुत। तो मैं आपके सामने पखावज। जी सर, पखावज। मैं अपने श्रोता और आपके लिए समय बहुत कम बचा है। एक छोटी सी ताल है सूल फाख्ता ताल, जिसका नाम उसूले फाख्ता है। हाँ। तो बहुत प्रचार में है, प्रचलित है, उसको बजाने की कोशिश करें। ठीक। आज की हमारी ये बातचीत बहुत अनमोल और बहुत अद्भुत रही, बिना किसी तकनीकी व्यवधान के, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी उद्देश्यपूर्ण।
सबकी ओर से, जो सब सुन रहे हैं उन सबकी ओर से। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, आपका बहुत बहुत आभार। और जिन भी लोगों ने इसको देखा सुना आशीर्वाद दिए सब लोगों को मैं नमस्कार।